नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो एमसीक्यू चैप्टर वाइज लगा रहे हैं उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10th के सभी जो भी 5 से 6 चैप्टर हैं उन सभी के एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे देखिए, हाँ 5 से 6 और सभी से 30 से 40 प्रश्न दिए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग भूगोल चैप्टर शुरू करेंगे एमसीक्यू, क्योंकि भूगोल बहुत लंबा चलेगा, तो उससे तो 2 से 3 वीडियो जाएगी ही जाएगी। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। और देखिए, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे बिहार करंट अफेयर्स हो गया, 1 to 5 के लिए भी बना हुआ है, जो प्रैक्टिस सेट है वो बना हुआ है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। एमसीक्यू का भी क्लास 10th की अलग है, क्लास 9th का अलग है, तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो एक बार आप लोग अवश्य चेक करें। अब बढ़ते हैं, और पहला हमारा जो चैप्टर है वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी देखिए, यहाँ पर प्रश्न का ये मतलब है कि भारत में जो है वो पूर्ण रूप से औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस में है? लोकसभा में, मंत्रिमंडल, विधानसभा या फिर पंचायती राज संस्था में? तो पंचायती राज में पूर्ण रूप से औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन रंगभेद विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, जेडी गुडी, महात्मा गांधी? तो ये आंसर हो जाएगा जेडी गुडी। किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? 15, 18, 19 या फिर 21? तो वो दिया गया है 19 में। 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें बोलने की, कहीं पर भी जाकर के बसने की, कहीं मतलब इंडिया में है, अदर स्टेट में जाकर के ज़मीन खरीदने की, प्रेस की स्वतंत्रता, इन सभी स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 19 में प्रदान किया गया है। आगे बढ़े, राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र मान लिया जाए, तब क्या होगी? एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ आधारित होते हैं। सांप्रदायिक का मतलब क्या हो गया? यानी जातिवाद, झगड़ा। तो वहीं पर ये राजनीति की बात कर रहा है, और राजनीति में तो सबको समझता है कि हम श्रेष्ठ हैं, मेरी जाति श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि इसका अर्थ आधारित है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्म के लोग खुशी खुशी रहते हैं। जब खुशी खुशी रहने लगेंगे तो ये राजनीति होगी ही नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अब आगे बढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है विशेष धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, किसी भी धर्म से नहीं। तो ये किसी भी धर्म से नहीं है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। सर्वप्रथम ब्रिटेन देश ने कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? ब्रिटेन देश में, ठीक है, ब्रिटेन देश में सबसे पहले कब वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था महिलाओं को? तो वो हुआ था 1918 ईस्वी में। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस पर आधारित विभाजन संभव है? संभव है, देखिए, किस पर आधारित जो विभाजन है वो संभव है? धर्म पर, सामाजिक अंतर, व्यक्तिगत समुदाय, स्त्री पुरुष के अंतर पर? तो किस पर संभव है भैया? धर्म पर। भारत में किस पर आधारित विभाजन संभव है? धर्म पर। इसका आंसर हो जाएगा 1। 9वां प्रश्न है, जिला परिषद के लिए चुनाव किसी आबादी पर होती है? 40,000, 60,000, 50,000 या फिर 70,000? तो जिला परिषद के लिए किसी भी चुनाव का जो चुनाव होता है वो 50,000 आबादी पर होता है। पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी या फिर प्रधानमंत्री? तो वो करते हैं राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, नगरीय शासन व्यवस्था को कब और किस संशोधन में मान्यता प्राप्त हुई थी? तो नगरीय शासन व्यवस्था को कब और किस संशोधन में? तो 74वें संशोधन में 1992 में प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 12 प्रश्न है, कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है? 12,000 से 40,000 के बीच, 25,000 से 35,000 के बीच, 10,000 से 45,000 या फिर 15,000 से 40,000? तो नगर पंचायत की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है 12,000 से 40,000 के बीच। नगर परिषद के लिए कम से कम जनसंख्या कितनी होती है? 2 से 3 लाख, 4 से 5 लाख, 3 से 4 या 5 से 6 लाख? तो नगर परिषद के लिए पूछ रहा है कि कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 2 से 3 लाख। सर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? तो नगर परिषद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। नगर परिषद में कम से कम एक अधिक से अधिक सदस्य संख्या कितनी होती है? अच्छा भैया, यानी नगर परिषद में यानी कम से कम कितनी संख्या हो सकती है और अधिक से अधिक कितना संख्या हो सकता है? तो नगर परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 40 संख्या हो सकती है। नगर पार्षद में निर्वाचित सदस्य होते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो नगर पार्षद में निर्वाचित सदस्य 1 बार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नगर पार्षद में निर्वाचित सदस्यों की प्रतिशत कितनी होती है? 80%, 90%, 70% या फिर 76%? तो नगर पार्षद का मतलब होता है यानी नगर पालिका, तो उसमें 80% जो होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। और इनकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो 1 बार ही होती है। अच्छा, जो नगर परिषद होता है कहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा, नगर पालिका बनाया जाएगा? तो जहाँ पर जनसंख्या 40,000 से लेकर के 2 लाख की जनसंख्या होगी वहीं पर नगर परिषद निर्माण किया जाएगा, यानी वहाँ पर नगर परिषद होगा। और नगर निगम, बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होता है, जैसे पटना बड़ा शहर है। और नगर पंचायत कहाँ पर? तो जो कस्बाई, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं ना, वहाँ पर नगर पंचायत का निर्माण किया जाता है। ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी वो 1952 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारा है, नगर पार्षद में मनोनीत सदस्य कितने प्रतिशत होते हैं? 20%, 40%, 45 या फिर 60%? तो नगर पार्षद में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 20%, ठीक है। इसके आंसर क्या हो गया? 1 हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न, नगर पालिका कार्य क्षेत्र विषय अनुसूची में है। नगर पालिका जो कार्य क्षेत्र है वो किस विषय अनुसूची में है? क्वेश्चन भी अधा अधूरा पूछता है सब। तो किस अनुसूची में है? तो वो है अनुसूची 12 में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। आगे देखते हैं, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। भारत एवं अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है, मतलब एक जैसा है? तो दोनों के संविधान में 3 सूचियां हैं, दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोनों में एकहरी नगर न्यायपालिका पाई जाती है, संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। तो दोनों में एक समान क्या है कि संविधान के जो निर्वाचन है उसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ था? अमेरिका के साथ था। दोनों देशों में संगठनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, दोनों देशों का संविधान नम्य यानी लचीला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि भारत एवं ब्रिटिश का जो संविधान है किस प्रकार से इन सभी में कथन सही है? तो दोनों देशों में जो संसदीय प्रणाली है उसका प्रावधान है। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि सही इनमें से सुमेलित नहीं है। वन किस में आएगा? समवर्ती सूची में। सही बात है। क्या कहते हैं, वन केंद्र का भी जिम्मा है और राज्य की भी जिम्मा है, यानी दोनों की जिम्मेवारी है। तो वन क्या हो गया? समवर्ती सूची में। शेयर बाजार समवर्ती सूची में, डाकघर बचत बैंक संघ सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। तो शेयर बाजार जो आता है ये किस में आता है? ये समवर्ती सूची में। तो इसमें से जो गलत है वो है शेयर बाजार, कि शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य सूची में, देखिए राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं होता है? कानून और व्यवस्था, पुलिस, कारागार या फिर दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता ही जो है वो राज्य सूची में शामिल नहीं होता है। 25 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं है? यानी केंद्र राज्य संबंधों से नहीं है, किस आयोग समिति का संबंध? सरकारी आयोग का, इसका तो है रज मन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुच्छी आयोग समिति। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 कि इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो संबंध है वो आयोग समिति से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कूट के रूप में दिया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, केवल 3। संविधान में उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि संसद विधि द्वारा अंतर्जातीय विवादों की जांच करने और सलाह देने के लिए अंतर्जातीय परिषद का गठन कर सकेगी, ये शामिल नहीं है। बाकी सब जो शामिल है उसको भी देख लीजिए कि संसद विधि के द्वारा अंतर्जातीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा जो आ जाएगा कि संसद ने वर्ष 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम पारित किया था, ये भी सही है। और संसद ने 1956 में अंतर्जातीय जल विवाद अधिनियम भी पारित किया था। ठीक है, तो ये इन सभी को भी याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करती है। किसके बारे में पूछ रहा है? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, सही बात है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये सही है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो वो सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए ना आपकी एक चैप्टर से कितने अच्छे अच्छे प्रश्न थे। अब चलिए अध्याय 2 आता है जिसमें सत्ता की साझेदारी यानी कार्यपालिका है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं, तो वो है अमेरिका। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किस सूची में किया गया है? संघीय सूची एवं राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों में किया गया है। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने से समेट लेती है, देश में एकता को कमजोर करती है, थोड़ी ना, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो यही सही रहेगा कि सत्ता में साझेदारी का सही अर्थ क्या है? समुदायों के बीच टकराव कम होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देशी रियासतों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो वो थी 563 रियासतें उस समय थी।
छठा प्रश्न है, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग आदि विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो वो है केंद्र सरकार को। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। स्थानीय महत्व के विषय जैसे जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पुलिस को किस सूची में रखा गया है? तो ये किस में रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, 1 और 2, तो ये रखा गया है राज्य सूची में। सोवियत संघ को विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1987, 88, 1979 या फिर 1989 में हुआ था। तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो हुआ था 1989 ईस्वी में, 1989 में हुआ था। किसी राज्य के सीमाओं को अस्थायित्व पर किसका नियंत्रण है? किसी राज्य के सीमाओं को अस्थायित्व पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री? तो संसद का होता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भाषा को रखा गया है? तो भाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 22 अनुच्छेद में रखा गया है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, यह किसका कथन है? नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का? तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। पंचायती राज अधिनियम किस अनुच्छेद में रखा गया है? पंचायती राज अधिनियम जो है किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 243 के अनुच्छेद में रखा गया है, 2, 4, 3। बिहार में पंचायती राज का स्तरीय स्वरूप क्या है? तो बिहार में जो है पंचायती राज का स्थानीय स्वरूप है वो है त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर है ना। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में कब से 50% आरक्षण का प्रावधान है? पंचायती राज में कब से 50% का आरक्षण का प्रावधान है? 2008, 7, 10 या फिर 6 से? तो वो कब से किया गया था? तो वो किया गया है 2006 में ही। ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होगी? ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है? तो वो होता है 4 बार। सही है ना जी। न्याय मित्र किसके कार्यों में सहयोग देता है? न्याय मित्र किसके कार्यों में सहयोग देगा? तो वो देगा हमारा सरपंच के कार्यों में सहयोग। ग्राम कचहरी के कार्यों में सहयोग कौन देता है? ग्राम कचहरी के कार्यों में सहयोग कौन देता है? न्याय सचिव, ग्राम रक्षा दल, न्याय मित्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो देता है न्याय सचिव। इसको भी कर ही लेंगे। सरपंच अधिकतम कितने मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो सरपंच जो है अधिकतम कितने मामलों की? तो वो कर सकता है 19,000 मामलों की। बाप रे, ये हमको पता ही नहीं था। 19,000 मामलों की सुनवाई कर सकता है। पंचायत समिति चुने जाने का प्रावधान कितनी आबादी पर है? यानी कितनी आबादी पर पंचायत समिति का चुनाव होना चाहिए? तो वो होता है फ्रेंड्स 5,000 आबादी पर। कितनी? 5,000 की आबादी जहाँ पर होगी वहाँ पंचायत समिति का चुनाव होगा। नगर पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये तो 5 वर्ष का होता है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है तीसरा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1975 की भारतीय राजनीति किस लिए जानी जाती है? 1975 की बोल रहा है कि जो भारतीय राजनीति है वो किस लिए जानी जाती है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था या जनता पार्टी की सरकार बनी थी? तो देखिए 1975 क्यों जाना जाता है भाई भारतीय राजनीति में? तो वो जाना जाता है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? तो कौन है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और दूसरा कांग्रेस है। नेक्स्ट है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून सांसद एवं विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए दल बदल जो नियम है ये सांसद और विधायक पर ही लागू होता है। राष्ट्रपति कहाँ बदल कर जाएगा? या उपराष्ट्रपति। लेकिन ये लोग दल बदलू होते हैं, इस जगह से उस दल में जाएंगे, उस दल से इस दल में आते रहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 1। गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन सरकार एक दलीय, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस में रहेगा? बहुदलीय में रहेगा गठबंधन बनाने की सरकार, जिसमें दल बहुत सारा है वही तो इकट्ठा अपना जोड़ गठबंधन बना सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? पाकिस्तान, ब्रिटेन, बांग्लादेश या 1 या और 3? तो किस देश में क्या पूछ रहा है? बहुदलीय व्यवस्था पूछ रहा है। किस देश में है? तो पाकिस्तान और ब्रिटेन में है। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। ठीक, आगे बढ़िए। कौन सा प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक दलों का होता है? यानी प्रमुख उद्देश्य जो है वो राजनीतिक दलों का होता है। सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं? तो राजनीतिक दलों का प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो क्या होगा? क्या होगा? चुनाव लड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, तो चुनाव लड़ना हो गया। आगे बढ़े। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दल की, ठीक है, इसकी नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? तो वो पड़ा था अमेरिका में। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। सन 2005 में सूचना का अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार की शुरुआत पूछ रहा है कि कहाँ से हुआ था भैया? तो ये हुआ था राजस्थान से।
अगला प्रश्न, राजनीतिक दल का आशय है, राजनीतिक दल का आशय किससे है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल का जो आशय है यानी जो अर्थ है वो है व्यक्तियों के समूह से। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका हुआ था 1948 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? 2। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, या फिर जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो बोलीविया जो है, क्या कंट्री का नाम है, जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, तो पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अगला, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। दुबरगट्टा ग्राम होगा, वहाँ पर ये शुरू हुआ था ताड़ी विद्रोह आंदोलन। नर्मदा घाटी किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। देखिए, नर्मदा घाटी किस राज्य से संबंधित है? नदी को ध्यान में लाइए कि किस तरफ है, इस प्रकार से आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो ये सभी किस साइड जा रहा है? ये पूरब साइड जा रहा है। तमिलनाडु सीधे दक्षिण आ जाए, ये तो बीच में है ही, उत्तर प्रदेश इधर। लेकिन गुजरात, नर्मदा नदी उधर ही ना है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये हो गया कि नर्मदा घाटी इन राज्यों से गुजरती है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? मोरारजी देसाई थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे, जयप्रकाश नारायण, या फिर चौधरी चरण सिंह थे। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? अच्छा, ए से डांगे नहीं होगा, एम.एन. रॉय होगा। शरद पवार, काशीराम, लालू प्रसाद। तो 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे एम.एन. रॉय ने। यहाँ पर डांगे की जगह एम.एन. रॉय कर लीजिएगा। राजद पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, 1997 में, 1984 या फिर 1980 में? तो राजद पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 में। इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह ने पार्टी की स्थापना कब की? 1991, 1992, 1969 या फिर 1973 में? तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो मुलायम सिंह है, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना कब किए थे? तो वो किए थे 1992 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा चुनाव में कुल 542 सीटों में से कितनी सीटें मिली थी? 332, 337, 330 या फिर 373? तो कितनी सीटें मिली थी? तो वो मिली थी फ्रेंड्स 330। ठीक है, ऊपर तो हमको घनचक्कर में ही डाल दिया था कि यहाँ पर पूछ रहा है सीट, दे दिया कुछ और है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी द्वारा वो दिया गया था 1971 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। चलो फिर से, निम्नलिखित में से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी गई है? ऑप्शंस देखिए, 2, 3, 4 या फिर 6। तो वो दी गई है 4 राजनीतिक पार्टी को। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता निम्नलिखित में से कौन देता है? अच्छा, प्रादेशिक दल के रूप में जो मान्यता है कोई भी राजनीतिक दल को, वो कौन देता है? राष्ट्रपति, विधि मंत्री, निर्वाचन आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसको जो क्या देता है, मान्यता देता है प्रादेशिक दल के रूप में, वो देता है निर्वाचन आयोग। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की जाती है? भैया ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, घनचक्कर वाले। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की जाती है? कोई भी राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की जाएगी? वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो, वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% प्राप्त कर लेती हो, यानी मत उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ली हो। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो था कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है, तो उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, तब उसको किसके रूप में मान्यता दी जाएगी? तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम से कम कितने प्रतिशत जो है मत प्राप्त करने चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं। 10% वैध मत 4 या उससे अधिक राज्यों में, 4% वैध मत 4 या उससे अधिक राज्यों में, 15% वैध मत 2 राज्यों में, या फिर 25% वैध मत 1 राज्यों में। तो भैया 4% वैध मत यानी ईमानदारी से मत लाए 4 राज्यों में, तो उसको क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है सांप्रदायिक दलों का अभाव, बहुदलीय पद्धति, क्षेत्रीय दलों का अभाव, द्विदलीय पद्धति। तो दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है? बहुदलीय पद्धति। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? कितने राजनीतिक दलों को दर्जा प्राप्त है भैया? तो वो है 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? अच्छा, राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है?
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम लोकसभा चुनाव में यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था, तो वो था 14। और यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, यानी यहाँ पर कुल संख्या पूछ रहा है, वहाँ पर प्रथम लोकसभा चुनाव में पूछ रहा था, ठीक। तो ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 6, ठीक। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है, भाजपा, मकप्पा, अकाली दल या फिर कांग्रेस, तो वो है अकाली दल। एक क्या है, क्षेत्रीय दल है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए, क्या पाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत क्या चाहिए, मत चाहिए, तो वो चाहिए 1%, 2%, 3% या फिर 4%। तो 4% अभी हम लोग देखे थे उधर कि 4% वैध मत चाहिए 4 राज्यों में उसको। नेक्स्ट है प्रश्न, भारत में दलीय व्यवस्था निम्नलिखित में से एक व्यवस्था का अंग है, किस प्रकार की है, दलीय व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक है या फिर आर्थिक है, तो वो है राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय साम्यवादी दल में विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल यानी मार्क्सवादी का जन्म हुआ था, 1962 में, 64 में, 1966 या फिर 1969 में, तो भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ था 1964 ईस्वी में। इस चैप्टर को फ्रेंड्स, ये जो 31 प्रश्न दिए हुए हैं ना, इसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न घुमा फिरा करके एक जैसा ही पूछ रहा है जो कि कन्फ्यूज़ करने वाला है, ठीक। तो इसको आप लोग जरूर एक बार रिपीट कर लीजिएगा। चलिए अगला चैप्टर है हमारा, चौथा जो चैप्टर है वो है लोकतंत्र की उपलब्धियां। कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, पूछ रहा है। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन। एक ही का शासन है, बहुत सारे जो शासन अगर करने लगेंगे तो सही ढंग से कोई भी चीज़ नहीं चल सकता है। अब एक ही घर में अगर 4 गो मालिक हो जाएगा तो सब अपनी मनमर्जी करेगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा। वही बोल रहा है कि भैया बहुसंख्यकीय जो शासन है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दों पर सफलता पाई है। ऑप्शन से है, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, या फिर चौथा है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। भैया तो इसका ये आंसर होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किन मुद्दों पर सफलता सबसे ज़्यादा पाई है, तो लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया, इस पर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता का कारण क्या है। शिक्षित, जानकारी का अभाव, असफल इंसान, बागडोर संभालने का ज्ञान ना होना। देखिए लोकतंत्र की सफलता का कारण ये सब थोड़ी ना हो सकता है, जानकारी का अभाव होगा तो सफल कैसे होगा, असफल इंसान, बागडोर संभालने की का ज्ञान ना होना, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। शिक्षित लोकतंत्र की सफलता का कारण है। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 2010 में, 2009, 2008 या फिर 2007 में। तो 15वां जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 2009 में, इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, किसे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र मददगार होता है, किसे बढ़ाने में लोकतंत्र जो है मददगार होता है, समझदारी, विश्वास, शिक्षित या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा कि लोकतंत्र मददगार किसमें है, सभी में है। लोकतंत्र का आशय क्या है, जनता द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, सैनिक द्वारा शासन, इनमें से कोई नहीं, तो जनता द्वारा शासन। तो अगला हम चैप्टर देखें, लोकतंत्र की उपलब्धियों से प्रश्न देख लिए। अब लोकतंत्र की चुनौतियों से देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस पर निर्भर करेगी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागीदारी पर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिला की भागीदारी कितनी थी। 15वीं लोकसभा कब हुआ था, 2009 में जो हुआ था, तो उससे पहले महिलाओं की जो भागीदारी थी वो कितनी थी, ये पूछ रहा है। तो कितनी थी, 10%, 15%, 33% या फिर 50%, तो वो थी 10%, ठीक। अब तो 33% है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, ये तो मुख्य पर रहता है, अब्राहम लिंकन का है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का क्या कुपरिणाम है, अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीयता, एकता या फिर अलगाववाद। तो इसका क्षेत्रवाद का क्या कुपरिणाम हो सकता है, तो इसका जो कुपरिणाम हो सकता है वो हो सकता है अलगाववाद, ठीक है। बाकी सब तो एकता ला रहा है। 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा सीटों पर विजय पाई गई थी, मतलब कितनी सीटों पर विजय पाई गई थी, 265 543 में से, 280 543 में से, 278 543 में से या फिर 279 543 में से। तो 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा कितनी सीटें पाई गई थी, तो वो पाई गई थी 265 543 में से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है, एकात्मक है, संगठनात्मक है, प्रतिध्यानात्मक है या फिर लोकतंत्रात्मक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है 3 और 4 में। प्रतिनिध्यात्मक
इसमें मतलब इस बुक में आंसर दिया हुआ है, तो अभी हम लोग इसी के साथ जाएंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन सा इसमें होगा। किसने कहा कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम हो। ये किसने कहा है या फिर ये किसका कथन है? रूसो, अलेक्जेंडर हैमिल्टन का, मार्शल का या फिर हिटलर का? तो वो है अलेक्जेंडर हैमिल्टन का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक दलों में सुधार को राजनीतिक सुधार कहा जाता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में सुधार, राजनीतिक गतिविधियों में सुधार। तो राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य हो सकता है? तो वो हो सकता है कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा या अर्थ बताइए। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। तो यही होगा, सही बात है लोकतंत्र का, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 10वां प्रश्न है, एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, एक अच्छे लोकतंत्र में शासक को जनता चुने और जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शासक क्या करे? काम करे। तो यही एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान हुई। तो इसका आंसर तो हमें यहीं पर मिल गया। आगे के ऑप्शन भी देख लीजिए। अच्छे प्रशासक और अच्छे प्रशासनिक तंत्र अच्छे लोकतंत्र के गुण हैं। शासन में जनता की भागीदारी ही अच्छे लोकतंत्र के गुण हैं। यहो सही है भैया। अगला, जनता को अधिक से अधिक अधिकार मिलना ही अच्छे लोकतंत्र के गुण हैं। तो भैया इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो ऊपर वाला है कि जो जनता द्वारा चुना जाए वो अपनी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप शासक यानी काम करे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों या फार्मूलों से लागू किया जा सकता है। लोकतांत्रिक सुधारों को प्रशासनिक तंत्र द्वारा लागू किया जा सकता है। सुधारों को योजना आयोग के माध्यम से लागू किया जा सकता है या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो प्रश्न था कि लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है। तो आंसर इसका पहला होगा कि लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों या फॉर्मूलों से लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ें। 12वां प्रश्न है, दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है? अच्छा, लगभग आधे भागों में, लगभग 1/3 भागों में, लगभग 1/4 भागों में या लगभग 2/3 भागों में। तो दुनिया में कितनी जगह पर लोकतांत्रिक शासक नहीं है? तो वो है लगभग 1/4 भागों में नहीं है। अगला प्रश्न, चुनौती किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के संघर्ष, विभिन्न तरह की मुश्किलें, लोकतांत्रिक अव्यवस्था या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका तो मुझे लग रहा है कि विभिन्न तरह की जो मुश्किलें होती हैं उसी को चुनौती कहेंगे। और किसको कहेंगे? विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं? विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना। सही बात है, क्योंकि विस्तार की चुनौती बोल रहा है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी सही है। उपरोक्त में से सही, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सही, क्योंकि ये सभी जो है विस्तार की चुनौतियों के लिए सही हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख करें। भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था की चुनौती, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती जैसे सेना का नियंत्रण समाप्त करना। यानी लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख कीजिए। तो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती जैसे सेना का नियंत्रण क्या करना? समाप्त करना। तो ये क्या है? एक प्रकार की चुनौती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का एक उदाहरण है महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, स्थानीय निकाय शासन को अधिक शक्ति प्रदान करना, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना, दलितों और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो क्वेश्चन था कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती क्या है? तो महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी क्या करना? सुनिश्चित करना। इसका आंसर हो गया 1। लास्ट प्रश्न है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण है। भैया खाली मजबूती करे की चुनौती आ रहा है। संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना, राजनीतिक दल में सुधार लाना, सत्ता का विकेंद्रित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका तो हमको लग रहा है कि सभी होगा। लोकतंत्र तभी तो मजबूत होगा, संस्थाओं की कार्य पद्धति में सुधार आएगी, राजनीतिक दल में सुधार आएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त में से सभी। वैसे आप लोग बताइएगा, ये भी लग रहा है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। ठीक है, तो ये हमारा आज क्लास 10th का क्या था? पॉलिटी था, जो कि चैप्टर वाइज MCQ थे। तो ये आज समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में भूगोल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।